चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, हम आज का जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें जो सम्स आपको प्रॉब्लम हो रहा था उसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, जो प्रॉब्लम आपसे पूछा गया उसमें प्रॉब्लम निकल के आया वो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम आया। और होमवर्क बहुत ज़्यादा दिए थे इस बार, और ज़्यादा देने के पीछे एक वजह भी है, क्योंकि ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस चैप्टर है। ठीक है, और रेशियो एनालिसिस चैप्टर में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है भाई। और पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है मतलब इसमें आपको सारा का सारा फॉर्मूला लर्न करना है, और लर्न होगा पूरा एक फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे उसको याद करेंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा पॉसिबल है, और याद हो भी जाएगा तो उसको कैसे प्रैक्टिस कैसे अप्लाई करना है वो मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप सम्स बनाते होंगे या सम सॉल्व करते होंगे घर में बैठ के, तो फिर लग रहा होगा कि कैसे पता चलेगा हमको कि यही फॉर्मूला पहले अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला पहले अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, या जरा सवाल ट्विस्ट एंड टर्न लेते हैं तो आप वहाँ फंस जाते हो। सिमिलरली जैसे हम सवाल बनाए थे लास्ट क्लास का वीडियो में, उसमें जो मैच हो रहा था वो फटफट बन जा रहा था, जरा सा ट्विस्ट एंड टर्न हुआ वहाँ आप कन्फ्यूज हो जा रहे थे। इसके पीछे वजह ये है कि आपको खुद नहीं मालूम चल पा रहा है कि सवाल में कौन सा फॉर्मूला पहले अप्लाई करें और कौन सा फॉर्मूला बाद में अप्लाई करें, और कौन कौन सा फिगर निकालना है, कौन कौन सा फिगर नहीं निकालना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेशियो चैप्टर में। तो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भाई, इसके पीछे क्या इसका सॉल्यूशन है? तो बस यही सॉल्यूशन है कि आप इसको जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस तभी होगा जब आपको होमवर्क मिलेगा। और इसीलिए हम इतना होमवर्क दिए ताकि आप प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा और कैसे उसको यूज़ करना है और कैसे मिसिंग डेटा को निकाल के बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है ना, और प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होगा ही, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे सारा सम बन जाएगा। अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो हम सम्स बताएंगे वो भी पूरा 100% समझ में आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन अभी भी रह जाए, बट कोशिश तो करना ही है। ठीक है ना, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एक आपको बता दे रहे इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इस क्लास को लेकर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग था, चालू था। सवाल 24 नंबर हम बना चुके हैं, बैलेंस शीट भी सब रेडी हो गया है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 40 मिनट का वीडियो हो चुका था। कॉल आ गया तो कैंसिल हो गया, और कैंसिल ऐसा हुआ कि समझ लो कि फिर वो मैच नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ हम चल भी गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो हम ऐसा कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन ऑलरेडी है, इसमें कुछ कुछ बना हुआ, इसी को हम समझा दे रहे हैं। 24 वापस से हम बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हो गया तो क्या किया जा सकता है, तो हम बना देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 24 है, ये 25 है, उसमें हम ना कैपिटल एम्प्लॉयड तक सम्स बना चुके थे। कैपिटल एम्प्लॉयड इससे कुछ मिटा दिए थे ताकि हम नेक्स्ट हम आगे बनाते। तब तो देखे थे कि कॉल आ गया या फिर कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, तो हम रोक दिए। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, एक बार समझ लो, और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28 में भी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। और हो सकता है कि हम सारा सवाल का पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाएं, कुछ का बैलेंस शीट बना देंगे और कुछ का आपको डेटा निकाल के दे देंगे, वो आप बना लीजिएगा खुद से। और बैलेंस शीट आप ना वर्टिकल फॉर्म को फॉलो करना ज़्यादा, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाला और एसेट्स वाला, ये ऊपर नीचे वाला जो फॉलो करना है। ठीक है ना, टी फॉर्म बहुत कम रेयर केस में फॉलो करना है, क्योंकि कंपनीज है, चाहे समराइज पूछे या बैलेंस शीट पूछे, है तो कंपनी का ना, इसलिए आप इसको वर्टिकल फॉर्म बना देना। हम आज के क्लास में वर्टिकल फॉर्म में 1-2 बैलेंस शीट बना देंगे आपके लिए। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन 25 में क्या बोला है। स्टॉक वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 6, मतलब 6 टाइम्स दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4 टाइम्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है आपका 2 मंथ्स है, तो साल भर में 12 महीना होता है, तो हर 2 महीना में कलेक्शन होता है, तो कितना बार कलेक्शन होता होगा, 6 बार। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कितना दिया, 73 डेज। तो 73 डेज के गैप में क्रेडिटर का पेमेंट होता है, तो कितना बार पेमेंट होता होगा, 5 बार। तो क्रेडिटर टाइम पीरियड कितना हो गया, क्रेडिटर का कितना टर्नओवर हो गया, 365 दिन डिवाइड बाय 73 डेज, तो 5 बार हो गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट
अमाउंट दिया हुआ कितना 60,000, और क्लोजिंग स्टॉक वाज कितना था 5,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है 5,000 ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है, यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अगर 40,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक होगा 40,000 से 5,000 ज़्यादा, मतलब 45,000। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं हम लोग। जो मिटा दी थी उसको फिर दोबारा कर दे रहे हैं, जैसे क्योंकि सवाल में दिया हुआ है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ क्या है, दैट इज ये 20% ऑफ क्या है, सेल है। तो अगर हमको सेल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 60,000 जो है अपने आप में 20 है, तो 100 कितना होगा, 3 लाख होगा, सेल आ गया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी, तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर चाहिए तो सेल से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीपी लेस कर सकते हैं। तो सेल दिया हुआ है 3 लाख, जीपी दिया हुआ आपका 60,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपये। ठीक है, ऐसे निकालना है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर निकल जाता है तो हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो दिया हुआ है 6 टाइम, उससे स्टॉक निकाल लेते हैं हम लोग, एवरेज स्टॉक, सिंस स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज क्या होता है, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और 6 COGS कितना 2,40,000, एवरेज स्टॉक निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 6, यानी कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये आ गया। ये आ गया आपका एवरेज स्टॉक। जब आपका एवरेज स्टॉक 40,000 है तो एवरेज स्टॉक का मतलब होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक एक्स मान ली, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ नहीं, ना ही क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, वही हम लोग को निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक का मान लिया गया कि एक्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक से 5,000 ज़्यादा, यानी एक्स प्लस 5,000, ये दोनों जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये एवरेज स्टॉक आ जाएगा, जो कि एवरेज स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 40,000। इसको सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन को, तो एक्स यानी ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा, 37,500। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 37,500 आ गया, तो 5,000 रुपये इसमें जोड़ देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपका, 42,500 हो जाएगा। ये जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सवाल में ओपनिंग स्टॉक आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जब आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, तो आप इससे परचेस भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन। आप इससे क्या निकाल सकते हो, परचेस निकाल सकते हो। तो जब परचेस निकालोगे तो क्या ज़रूरत है परचेस का भाई, क्योंकि क्रेडिटर जो निकलता है वो क्रेडिट परचेस पे निकलता है, क्योंकि सवाल में कैश परचेस के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपका परचेस ही क्रेडिट परचेस है। तो आप जैसे ही एक बार परचेस निकाल लोगे तो फिर वो परचेस से आप क्रेडिटर निकाल सकते हो, क्योंकि क्रेडिटर निकालने का तरीका क्या है कि आप एवरेज परचेस को डिवाइड कर दोगे अगर एवरेज क्रेडिटर टर्न ओवर पीरियड से, तो आपका क्रेडिटर आ सकता है। ठीक है ना, तो पहले परचेस तो निकाल लें। तो परचेस निकलेगा कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 37,500, परचेस निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक 42,500 आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ 2,40,000। इसको सॉल्व किए तो परचेस आ गया 2,45,000। जब परचेस आया 2,45,000, तो ये कितना महीना का परचेस है, ये पूरा 12 महीना है, यानी अगर डेज में पूछा जाए तो कितना डेज का परचेस है, 365 दिन का परचेस है। तो अगर ये 2,45,365 का परचेस है, इसमें से क्रेडिटर कितना दिन का बचता है पेमेंट करना, 73 दिन का। तो 2,45,000 डिवाइड बाय 365 डेज इंटू 73 डेज, तो आपका क्रेडिटर कितना आ गया, 49,000, यानी 49,000 आपका क्रेडिटर आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 365 डिवाइड बाय 73 डेज, तो आपका कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा। तो 5 टाइम्स को अगर 2,45,000 से डिवाइड करोगे ना, तो ठीक आएगा 49,000 ही आएगा। देख लीजिएगा, अगर आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का आंसर निकाल के करोगे तो भी वही आएगा, या फिर पूरा साल भर का परचेस को आप 365 से डिवाइड करोगे और 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही होगा। दोनों ही सही है, क्योंकि हमको मिसिंग फिगर निकालना है। ठीक है ना, अगर यहाँ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का आंसर पूछता है तो फिर हम लोग वहाँ डेज उसका आंसर निकालते हैं, फिर उसका आंसर से हम लोग ये 245 से डिवाइड करते हैं। वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सेम तरीके से आप डेटर भी निकाल सकते हो। ये जो 3 लाख डेटर है, तो ये 3 लाख डेटर कितना महीना का है? 12 महीने का। इसका टाइम कितना दिया होता है? 2 महीने का। 3 लाख अगर 12 महीने का, 2 महीना कितना होगा? 50,000। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, 12 महीना डिवाइड बाय 2 महीना, तो 6 टाइम्स आता है। 6 टाइम्स को अगर 3 लाख से डिवाइड करते तो कितना आता है? 50,000 आता है। मतलब बात सेम। क्लियर हो गया? अब आते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो के आंसर में। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूला है इसका। एक फॉर्मूला है टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स, और एक है आपका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ आपका जो सवाल में आंसर दिया हुआ है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से दिया हुआ है। ये इसके पीछे वजह क्या? आप टर्नओवर से भी कीजिएगा तो सवाल सही होगा। हम सॉल्व करके इसको देखे थे इसको, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो तो अभी बना रहे हैं ना, हम एक बार देखे थे तो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकला हुआ है। आज सेल पे निकालोगे तो भी सही होता। अब इसमें सही क्यों नहीं हो रहा वो हम वजह बताने मांग रहे हैं। इसलिए सही नहीं होता क्योंकि ना अगर हम इसको लेके करने जा रहे हैं तो इसका जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है ना नेगेटिव आ जा रहा है, तो डिस्टर्ब हो जा रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ जा रहा है। तो नेगेटिव हो जा रहा है, इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको टर्नओवर के हिसाब से नहीं कर सकते। इसको हम लोग किसके हिसाब से करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से करेंगे। ये भी सही है और वो भी सही है। फिक्स्ड एसेट्स आप टर्नओवर के हिसाब से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकालोगे। एग्जाम में क्या करना है सवाल ये डिपेंड करता है, आप टर्नओवर लेके करोगे, ठीक है ना। और वहाँ जो डेटा दिया हुआ रहेगा वो टर्नओवर के हिसाब से ही दिया हुआ रहेगा, ठीक। और यहाँ हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपका आंसर अगर टर्नओवर के हिसाब से लेके कर रहे हैं तो आंसर तो मैच हो नहीं रहा। चलो ठीक है, ये हम इग्नोर कर सकते थे, बट इसको आगे लेके गए तो वहाँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नेगेटिव आ जा रहा था। इसके वजह से हम लोग क्या किए, फिर उसको दोबारा से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके कर रहे हैं, ठीक। देखो, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका आंसर दिया हुआ था 4, 2,40,000 डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो फिक्स्ड एसेट कितना आ गया? 60,000 आ गया। अब कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, जब आप फिक्स्ड एसेट्स निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से निकालोगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब इसमें से जो भी डेटा निकालिएगा वो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालिएगा, इसमें आप टर्नओवर यूज़ नहीं कीजिएगा। यहाँ आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ किए तो यहाँ भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर यहाँ टर्नओवर यूज़ करोगे तो यहाँ भी आप टर्नओवर यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ एक जगह ये एक जगह ये, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कैपिटल टर्नओवर से फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सबका आंसर दिया हुआ था, देखो कैपिटल टर्नओवर से आंसर दिया हुआ था 2 टाइम्स, यहाँ बैठा दिए। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 2,40,000, वो भी बैठा दिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया कितना? 1,20,000। जैसे एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फिलहाल ये मिटा दे रहे हैं, आप कॉपी कर लेना इतना, ठीक है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला था? 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स 60,000। करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और करंट लायबिलिटीज भी नहीं दिया हुआ है, बट हम आपको बोलेंगे कि दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मान लिया जाएगा इसमें से आपको एक को मानना ही पड़ेगा, या तो आपको करंट एसेट टोटल दिया हुआ ये मानना पड़ेगा, या तो करंट लायबिलिटीज दिया हुआ ये मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए मानना ईजी है करंट लायबिलिटीज के लिए, क्योंकि उसमें एक ही इंफॉर्मेशन है, क्रेडिटर। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि क्रेडिटर ही एक ऐसा आइटम है जो करंट लायबिलिटीज में एक ही बंदा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज मतलब क्या बैठाएंगे? क्रेडिटर बैठाएंगे। तो करंट एसेट में सिर्फ स्टॉक और डेटर क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहाँ आप कन्वीनियंट नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आपका स्टॉक है, आपका अगर डेटर है, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक निकालने के लिए आपको टोटल करंट एसेट चाहिए। अगर टोटल करंट एसेट निकाल लेते हो तो उसमें से आप डेटर और स्टॉक लेस कर देंगे तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से करंट एसेट निकालेंगे, और जैसे करंट एसेट आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम कैश इन हैंड या कैश एट बैंक निकाल लेंगे, ठीक है। तो आओ, करंट लायबिलिटीज आप क्या बैठाएंगे? क्रेडिटर कितना बैठेगा? 49,000। उसको सॉल्व करेंगे आप तो करंट एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1,20,000 माइनस 60,000 प्लस 49,000।
ठीक है। तो जोड़ेंगे पहले, कितना आ गया इसमें, 1,69,000 माइनस 60, तो यानी 1,09,000 आया। अब सिंस करंट एसेट मतलब क्या होता है, स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश एंड बैंक। स्टॉक कितना है, 42,500, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपको मालूम है बैलेंस शीट में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जाता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं जाता बैलेंस शीट में। और डेटर हम लोग निकाले थे कितना, 50,000, और कैश एट बैंक निकालना है। ठीक है, सॉल्व किया। अच्छा, करंट एसेट दिया हुआ था 1,09,000, ये वाला। सॉल्व करेंगे इसको, कैश एंड बैंक मिलेगा कितना, 1,09,000 माइनस 42,500 माइनस 50,000, डायरेक्टली जोड़ के माइनस कर देंगे ना, 92,500 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,09,000 माइनस 92,500, 16,500। ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आ गया। मतलब एसेट्स का आपका फिक्स्ड एसेट मिल गया, स्टॉक मिल गया, डेटर मिल गया, कैश इन हैंड मिल गया। ठीक है, अब इधर जाएंगे लायबिलिटी साइड में, तो आपका करंट लायबिलिटीज मालूम ही है। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये शेयर होल्डर फंड ही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ कोई इक्विटी के बारे में कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, ना कोई रिजर्व सरप्लस का डेटा दिया हुआ है, तो आपका जो शेयर होल्डर फंड होगा वही आपका क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो। चुकी यहाँ और भी कोई रिजर्व सरप्लस का डेटा नहीं दिया हुआ है, इस वजह से। ठीक है, हम ना एक बार टी फॉर्म में नहीं, वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। कैसे बनेगा इसका, अच्छा छोड़ो, अच्छा बना ही दे रहे हैं इसका, यही सम्स का। कोई नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाओगे आप। समरी देना है बैलेंस शीट का, नोट्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, याद रखिएगा। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी नाम दे देना, ठीक है ना। नंबर 1 में क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड, नीचे शेयर कैपिटल होता है, फिर रिजर्व सरप्लस होता है। शेयर कैपिटल जिस सवाल में रहेगा वो बैठा दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वही बैठेगा, कितना, 1,20,000 रुपये। ठीक है, लिख दे रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपका यहाँ क्या है, शेयर होल्डर फंड है। नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज, कुछ नहीं, नील। नंबर 3, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में एक ही चीज़ है, नंबर ए, ट्रेड पेबल, मतलब क्या है, ब्रैकेट में क्रेडिटर कितना था, 49,000 रुपये टोटल आ गया आपका लायबिलिटी साइड में, है ना। तो बैलेंस शीट का 1,69,000 दिया हुआ है। एसेट्स में क्या आएगा, ये टोटल आ गया है। एसेट्स में क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स,
इसमें नंबर ए फिक्स्ड एसेट्स यानी प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट कितना दिया? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट शायद आया था 6,500 रुपये बी नंबर में या नंबर 2 में। करंट एसेट्स में नंबर ए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। कितना स्टॉक था? 42,500। बी में ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या बैठेगा? डेटर कितना बैठेगा? 50,000। और नंबर सी में क्या बैठेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना? 16,500। ठीक है, जोड़ेंगे इसको 1,9 प्लस ए हो जाएगा 1,69,000। ऐसे बैलेंस शीट प्रीफर करोगे बनाने के लिए। अच्छा, एक बात और बताना भूल गए हम आपको, जब सम सॉल्व करोगे ना आप, तो सबसे पहले एक पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच देना, क्योंकि पूछता है सवाल में बैलेंस शीट ना, तो बैलेंस शीट जो पूछता है पहले उसको आप सामने रखोगे। तो बैलेंस शीट आपका फॉर्मेट ऐसे रख देना और इसके बाद वर्किंग नोट्स करना। वो जो हम जितना सारा सॉल्व कर रहे थे रेशियो का, वो सब वर्किंग नोट्स है, तो वर्किंग नोट्स बाद में होगा और बैलेंस का फॉर्मेट सामने होगा। उसको नोट्स तो अकाउंट भी नहीं बोलेंगे हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्किंग नोट्स है। और बैलेंस का फॉर्मेट पहला पेज में रहेगा और बाकी वर्किंग नोट्स उसके बाद में स्टार्ट करोगे आप। ये आप ध्यान दोगे बात, ठीक है। एक पेज में बैलेंस शीट, बाकी में आप वर्किंग। डन हो गया, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको हम। आइए, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है ना, रेशियो टोटल एसेट टू करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स टू करंट एसेट्स। टोटल एसेट अगर 2 हिस्सा है तो एक हिस्सा करंट एसेट्स है, तो एक हिस्सा क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स हो गया। रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज, तो 3 हिस्सा अगर करंट एसेट्स है तो एक हिस्सा क्या होगा? करंट लायबिलिटीज होगा। यानी अगर 3 लाख अगर करंट एसेट्स है तो 1 लाख क्या होगा? करंट लायबिलिटीज होगा। डेट इक्विटी रेशियो मतलब 1:1 है, मतलब आधा। एक हिस्सा अगर डेप्ट है तो एक हिस्सा आपका शेयर होल्डर फंड होगा यहाँ पे, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो 1.5:1 दिया हुआ है। और इन इक्विटी पीएल अकाउंट का बैलेंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है पूरा, और 25% है पीएल का अमाउंट, वो भी 25% ऑफ किसका? ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% पीएल अकाउंट का बैलेंस है, ठीक, ये ध्यान देना आपको। और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 1 लाख। अच्छा, तो 1 लाख करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज के जरिए से करंट एसेट निकाल लेंगे, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं क्या कि अगर 3 लाख अगर आपका करंट एसेट है तो 1 लाख क्या होगा? करंट लायबिलिटीज होगा। उल्टा हम तुमको बोलें कि अगर 1 लाख करंट लायबिलिटीज है तो 3 लाख क्या होगा? करंट एसेट होगा। अगर 3 लाख करंट एसेट होगा तो उसमें से आप बताओ टोटल एसेट कितना होगा? 6 लाख। एक हिस्सा करंट एसेट तो दूसरा हिस्सा फिक्स्ड एसेट्स होगा। टोटल एसेट कितना होगा? 6 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे? बैक कैलकुलेशन करके निकालेंगे सारा डेटा। देखिए, सिंस करंट रेशियो मतलब CA/CL और 1 या 3 है, 3:1, 3/1 CA नहीं मालूम
और CL मालूम है 1 लाख, ठीक है, तो CA कितना आ गया 3 लाख। अब जब CA मालूम चल गया तो आप टोटल एसेट भी कर सकते हो। अब ये भी मालूम है हम लोग टोटल एसेट्स टू करंट एसेट्स 2/1। टोटल एसेट नहीं मालूम, टोटल एसेट वैसे ही रहेगा, बट करंट एसेट तो निकल गया अभी 3 लाख 2/1, तो टोटल एसेट कितना आएगा 6 लाख, ठीक है, टोटल एसेट मिल गया आपको। अब इसे क्या निकाल सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स दी, तो देयरफॉर फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स 6 लाख, करंट एसेट कितना दिया हुआ है 3 लाख, तो 1 लाख क्या होगी 3 लाख क्या हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर एसिड रेशियो दिया हुआ हम लोग का, एसिड रेशियो बाद में यूज़ कर लेंगे, पहले हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए या फिर शेयर होल्डर फंड बोलिए, क्योंकि यहाँ डेप्ट नहीं, सवाल में डेप्ट है, हाँ डेप्ट है 1:1, तो डेप्ट जरूर कुछ ना कुछ होगा। देखो अगर मान के चलो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालते हैं आप, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये होता है इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख है, करंट एसेट्स भी 3 लाख है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, तो कितना आएगा ये 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी डेब्ट टू रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, और 1/1 लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ थोड़ा सा ना ट्रिक हल्का सा देखना, लायबिलिटी अप्रोच से अगर हम जाएंगे, अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से अगर जाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है मालूम है, इक्विटी से कैपिटल प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब ये शेयर होल्डर फंड हो गया, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस ये सब क्या हो गया शेयर होल्डर फंड। तो मतलब ये हो सकता है इक्विटी से कैपिटल प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों मिला के एक ठो नाम दें शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है इक्विटी से कैपिटल प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर। याद करो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर में इक्विटी से कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस से कैपिटल भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आता है यानी डिवेंचर भी आता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर हम इक्विटी से कैपिटल प्रेफरेंस से कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस एक पार्ट में रखें और लॉन्ग टर्म डेब्ट में डिवेंचर एक पार्ट में रखें, ये दोनों जोड़ देंगे तब जाके क्या आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब क्योंकि
सवाल में एक हिस्सा दिया हुआ है आपका शेयर होल्डर फंड, देखो एक हिस्सा शेयर होल्डर फंड है, और लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया हुआ है, दूसरा हिस्सा, मतलब एक हिस्सा लॉन्ग टर्म डेट और एक हिस्सा क्या शेयर होल्डर फंड है। तो सब मिला के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, दो हिस्सा, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो हिस्सा है, तो उसको दो पार्ट में बांटेंगे, आधा शेयर होल्डर फंड और आधा लॉन्ग टर्म डेट। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, 5 लाख, और तो ये 5 लाख है, यानी अपने आप में ये दो हिस्सा है। और शेयर होल्डर फंड कितना है, एक हिस्सा। तो एक हिस्सा क्या है, लॉन्ग टर्म डेट, एक हिस्सा है। तो देयरफॉर आपका लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 5 लाख, अगर दो हिस्सा है तो 1/2, यानी एक हिस्सा कितना होगा, 2.5 लाख, ये लॉन्ग टर्म डेट हो गया। और शेयर होल्डर फंड 5 लाख इंटू कितना, 1/2, 2.5 लाख, ठीक है। ये अगर 2.5 लाख आ गया तो सोचिए कि शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी वर्ड यहाँ यूज़ किया है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस मतलब ये पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो पीएल बोल रहा है क्या मालूम है, पीएल का बैलेंस 25% ऑफ इक्विटी से कैपिटल, तो यानी इक्विटी से कैपिटल अगर 100% है तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा, 25% होगा। इस सब मिला कितना होगा, 125। इक्विटी से कैपिटल अगर 100 है तो 25% क्या होगा, पीएल अकाउंट का बैलेंस है, तो 100 प्लस 25 ये दोनों मिला के शेयर होल्डर फंड कितना होगा, 125 हो जाएगा। यानी ये जो आपका 2.5 लाख रुपये जो दिया हुआ है ये अपने आप में 125 है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, 100 होगा, प्लस पीएल अकाउंट का बैलेंस कितना कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल भी निकाल सकते हो और पीएल का बैलेंस भी निकाल सकते हो। तो इक्विटी से कैपिटल कितना होगा, 2.5 लाख इंटू 25/125, 2.5 लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 100, 2 लाख, ये 100 होगा, इक्विटी से कैपिटल निकाल रहे हैं ना, 2 लाख। और पीएल अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, यानी रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख इंटू 25/125, यहाँ होगा 50,000, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, करंट लायबिलिटी तो निकल गया। एसेट टेस्ट रेशियो क्यों दिया हुआ था, क्योंकि एसेट टेस्ट रेशियो से आप स्टॉक निकाल सकते हो। तो स्टॉक कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि क्विक एसिड टेस्ट रेशियो जो नाम लिखा हुआ है वही लिखेंगे, एसिड टेस्ट रेशियो फॉर्मूला CA माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय CL, ठीक है ना। CA इधर निकला था 3 लाख रुपया, है ना, करंट एसेट 3 लाख रुपया, और डिवाइड बाय CL। एसिड टेस्ट रेशियो का आंसर कितना दिया हुआ है, 1:1, 1/1, ठीक। CA था 3 लाख, स्टॉक कितना है, स्टॉक है आपका स्टॉक निकालना है, और CL 1 लाख। पूरा सॉल्व होगा इक्वेशन, तो स्टॉक उधर ही रह जाएगा, 1 लाख इधर लिखेंगे हम लोग, 3 लाख माइनस स्टॉक, तो ओनली स्टॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लाख माइनस 1 लाख, कितना बचेगा, 2 लाख। अब क्योंकि अगर हमको स्टॉक मिल जाता है तो अदर करंट एसेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
एसिड टू रेशियो का आंसर कितना दिया हुआ था 1:1, गलत, 1.5:1 था, 1.5:1। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ कितना लिखेंगे 1.5 लाख, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा तो 1.5 लाख, तो 3 लाख से 1.5 लाख माइनस हुआ कितना बचेगा 1.5 लाख बचेगा, स्टॉक 1.5 लाख आ गया, ठीक। अब अगर स्टॉक मिल गया तो अदर करंट एसेट्स भी निकालने में क्या दिक्कत है, तो सी ए माइनस क्या होगा स्टॉक, सी ए था 3 लाख माइनस 1.5 लाख, कितना बचेगा 1.5 लाख, ये आपका आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट में पुट कर दे रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो लास्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी में नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर ए शेयर कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ कौन सा कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस रहता तो यहीं लिख देते, इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। इक्विटी से कैपिटल यहाँ डाल सके प्रेफरेंस से कैपिटल, कितना रुपये इक्विटी से कैपिटल था 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस डाल देगा, कौन सा है ये पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का बैलेंस कितना था 50,000। नंबर 2 लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके नीचे में ए देंगे क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट शायद आया था 2.5 लाख रुपया। नंबर 3 करंट लायबिलिटीज, कोई डिटेल्स नहीं था, ये हुए करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट का टोटल 2, 2.5, 5, 4, 1, 6 लाख, ये लायबिलिटी साइड में आया। एसेट साइड में क्या क्या आएगा, नंबर 2 एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नंबर ए प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ठीक है। कितना था प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, मतलब फीड एसेट कितना था, फीड एसेट्स था मिट गया 3 लाख रुपये सर, ठीक है। नंबर 2 करंट एसेट्स में नंबर ए क्या होगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक निकला था 1.5 लाख। नंबर बी में क्या होगा अदर एसेट्स, तो अदर करंट एसेट्स में कितना है 1.5 लाख रुपये, जोड़ देंगे कितना आएगा 6 लाख रुपये आएगा, ये हो गया टोटल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था आपका। ऐसा कर ले रहे हैं कि वीडियो तो स्प्लिट कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 हो गया आपका, और 26, 27, 28 के लिए वो वीडियो हम बना दे रहे हैं अलग से, ठीक है। पहले आप इसको कर लोगे,
फिर आज ही कल में आपको वो वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। देख रहे काफ़ी 3 क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन ये, तो मुझे लगता है एक बार में देख भी नहीं पाओगे और एडिट करने में प्रॉब्लम होगा। तो अब इतना कर लो 25 और 24, और उसको फ़ौरन देखने के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा दूसरा वीडियो, ठीक है। थैंक यू।